नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का अगला भाग लेकर। एक महीना गुजर गया। गोपीनाथ पहले तो कई दिन कलकत्ता की सैर करता रहा, मगर 4-5 दिन में ही यहाँ से उसका जी ऐसा उचाट हुआ कि घर की रट लगानी शुरू की। आखिर जालपा ने उसे लौटाना ही अच्छा समझा। यहाँ तो वह छिप छिप कर रोया करता था। जालपा कई एक बार रमा के बंगले तक हो आई। वह जानती थी कि अभी रमा नहीं आए हैं, फिर भी वहाँ एक चक्कर लगा आने में उसको एक विचित्र संतोष होता था। जालपा कुछ पढ़ते पढ़ते या लेटे लेटे थक जाती तो एक क्षण के लिए खिड़की के सामने आ खड़ी होती। एक दिन शाम को वह खिड़की के सामने आई तो सड़क पर मोटरों की एक कतार नजर आई। कौतूहल हुआ, इतनी मोटरें कहाँ जा रही हैं। गौर से देखने लगी। 6 मोटरें थीं। उनमें पुलिस के अफसर बैठे हुए थे, एक में सब सिपाही थे। आखिर मोटर पर उसकी निगाह पड़ी तो मानो उसके सारे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। मैं ऐसी तन्मय हुई कि खिड़की से जीने तक दौड़ आई, मानो मोटर को रोक लेना चाहती हो। पर इसी एक पल में उसे मालूम हो गया कि मेरे नीचे उतरते उतरते मोटरें निकल जाएंगी। मैं फिर खिड़की के सामने आई। रमा अब बिल्कुल सामने आ गया था। उसकी आंखें खिड़की की ओर लगी हुई थीं। जालपा ने इशारे से कुछ कहना चाहा, पर संकोच ने रोक दिया। ऐसा मालूम हुआ कि रमा की मोटर कुछ धीमी हो गई है। देवी दीन की आवाज़ भी सुनाई दी, मगर मोटर रुकी नहीं। एक ही क्षण में वह आगे बढ़ गई, पर रमा अब भी रह कर खिड़की की ओर ताकता जाता था। जालपा ने जीने पर आकर कहा, दादा। देवी दीन ने सामने आकर कहा, भैया आ गए। वह क्या मोटर जा रही है? ये कहता हुआ वह ऊपर आ गया। जालपा ने उत्सुकता को संकोच से दबाते हुए कहा, तुमसे कुछ कहा? देवी दीन और क्या कहते, खाली राम राम की। मैंने कुशल पूछी। हाथ से दिलासा देते चले गए। तुमने देखा कि नहीं? जालपा ने सिर झुकाकर कहा, देखा क्यों नहीं, खिड़की पर जरा खड़ी थी। उन्होंने भी तुम्हें देखा होगा, खिड़की की ओर ताकते तो थे। बहुत चकराए होंगे कि ये कौन है। कुछ मालूम हुआ? मुकदमा कब पेश होगा? कल ही? इतनी जल्दी? तब तो जो कुछ करना है आज ही करना होगा। किसी तरह मेरा खत उन्हें मिल जाता तो काम बन जाता। देवी दीन ने इस तरह ताका मानो कह रहा है कि तुम इस काम को जितना आसान समझती हो उतना आसान नहीं। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़ कर कहा, क्या तुम्हें संदेह है कि वह अपना बयान बदलने पर राजी होंगे? देवी दीन को अभी से स्वीकार करने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। बोला, हाँ बहू जी, मुझे इसका बहुत अंदेशा है, और सच पूछो तो है भी जोखिम। अगर ये बयान बदल भी दें तो पुलिस के पंजे से नहीं छोड़ सकते। मैं कोई दूसरा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें पकड़ लेगी और फिर नया मुकदमा चलाएगी। जालपा ने ऐसी नज़रों से देखा मानो वह इस बात से जरा भी नहीं डरती। फिर बोली, दादा, मैं उन्हें पुलिस के पंजे से बचाने का ठेका नहीं लेती। मैं केवल ये चाहती कि हो सके तो अपयश से उन्हें बचा लूँ। उनके हाथों इतने घरों की बर्बादी होते नहीं देख सकती। अगर मैं सचमुच डकैतियों में शरीक होते तब भी मैं यही कहती कि वह अंत तक साथियों के साथ रहे और जो सिर पड़े उसे खुशी से झेले। मैं ये कभी न पसंद करती कि दूसरों को दगा देकर मुखबिर बन जाएं। लेकिन ये मामला तो बिल्कुल झूठ है। मैं किसी तरह नहीं बर्दाश्त कर सकती वह अपने स्वार्थ के लिए झूठी गवाही दे। अगर उन्होंने खुद अपना बयान न बदला तो मैं अदालत में जाकर सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वह हमेशा के लिए मुझे त्याग दे, मेरी सूरत न देखे, मुझे मंजूर है, पर यह नहीं हो सकता कि वह इतना बड़ा कलंक माथे पर लगावे। मैंने अपने पत्र में सब लिख दिया है। देवी दीन ने उसे आदर की दृष्टि से देखकर कहा, तुम सब कर लोगी बहू। अब मुझे विश्वास हो गया। जब तुमने कलेजा इतना मजबूत कर लिया तो तुम सब कुछ कर सकती हो। हाँ, यहाँ से 9 बजे चले। हाँ, मैं तैयार हूँ। वह रमानाथ जो पुलिस के भय से बाहर न निकलता था, जो देवी दीन के घरों में चोरों की तरह पड़ा जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था, वह आज 2 महीनों से राजसी भोग विलास में डूबा हुआ। रहने को सुंदर सजा हुआ बंगला है, सेवा टहल के लिए चौकीदार का एक दल, सवारी के लिए मोटर, भोजन पकाने के लिए काश्मीरी बावर्ची, बड़े बड़े अफसर उसका मुंह ताका करते हैं। उसके मुंह से निकली बात पूरी हुई इतने ही दिनों में उसके मिजाज में इतनी नफासत आ गई मानो वह खानदानी रईस हो। विलास ने उसकी विवेक बुद्धि को सम्मोहित सा कर दिया। उसे कभी इसका ख्याल भी नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथों कितने बेगुनाहों का खून हो रहा है।
उसे एकांत विचार का अवसर ही नहीं दिया जाता। रात को वह अधिकारियों के साथ सिनेमा या थिएटर देखने जाता। शाम को मोटरों की सैर होती, मनोरंजन के नित्य नए सामान होते। जिस दिन अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट ने सेशन सुपुर्द किया, सबसे ज़्यादा खुशी उसी को हुई। उसे अपना सौभाग्य सूर्य उदय होता मालूम होता था। पुलिस को मालूम था कि सेशन जज के इजलास में ये बहार न होगी। संयोग से जज हिंदुस्तानी थे। निष्पक्षता के लिए बदनाम पुलिस हो या चोर, उसकी निगाह में बराबर हैं। वह किसी के साथ रियायत न करते थे। इसीलिए पुलिस ने रमा को एक बार उन स्थानों की सैर कराना जरूरी समझा जहाँ वारदातें हुई थीं। एक जमींदार की सजी सजाई कोठी में डेरा पड़ा। दिन भर लोग शिकार खेलते, रात को ग्रामोफोन सुनते, ताश खेलते, बजरों पर नदियों की सैर करते। ऐसा जान पड़ता कोई राजकुमार शिकार खेलने निकला है। इस भोग विलास में रमा को अगर कोई अभिलाषा थी तो ये कि जालपा भी यहाँ होती। जब तक वह पराश्रित था, दरिद्र था, उसकी विलासेंद्रियाँ मानो मूर्छित हो रही थी। इन शीतल झोंकों ने उन्हें फिर सचेत कर दिया। वह इस कल्पना में मग्न था कि एक मुकदमा खत्म होते ही उसे अच्छी जगह मिल जाएगी। तब वह जाकर जालपा को मना लाएगा और आनंद से जीवन का सुख भोगेगा। हाँ, वह नए प्रकार का जीवन होगा। उसकी मर्यादा कुछ और होगी, सिद्धांत कुछ और होंगे, उसमें कठोर संयम होंगे, पक्का निर्माण होगा। अब उसके जीवन का कुछ और उद्देश्य होगा, कुछ आदर्श होगा। केवल खाना सोना, रुपए के लिए हाय हाय करना जीवन का व्यापार नहीं होगा। इसी मुकदमे के साथ इस मार्गहीन जीवन का अंत हो जाएगा। दुर्बल इच्छा ने उसे यह दिन दिखाया था। अब एक नए और संस्कृत जीवन का स्वप्न दिखा रही थी। शराबियों की तरह ऐसे मनुष्य रोज ही संकल्प करते हैं, लेकिन उन संकल्पों का अंत क्या होता है? नए नए प्रलोभन सामने आते रहते हैं। उन संकल्प की अवधि भी बढ़ती चली जाती। नए प्रभात का उदय लेकिन कभी नहीं होता। 1 महीना देहात की सैर के बाद रमा पुलिस के सहयोगियों के साथ अपने बंगले पर जा रहा था। रास्ता देवी दीन के घर के सामने से था। कुछ ही दूर से अपना कमरा दिखाई दिया। अनायास उसकी निगाह ऊपर उठ गई। खिड़की के सामने कोई खड़ा था। इस वक्त देवी दीन वहाँ क्या कर रहा है? उसने जरा ध्यान से देखा। यह तो कोई औरत है, मगर औरत कहाँ से आई? क्या देवी दीन ने वह कमरा किराए पर तो नहीं उठा दिया? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। मोटर जरा और समीप आई तो उस औरत का चेहरा साफ नजर आने लगा। रमा चौंक पड़ा। ये तो जालपा है, बेशक जालपा है, मगर नहीं, जालपा यहाँ कैसे आएगी? मेरा पता ठिकाना उसे कहाँ मालूम? कहीं बुढ़े ने उसे खत तो नहीं लिख दिया? जालपा ही है। नायाब दरोगा मोटर चला रहा था। रमा ने बड़ी मित्रता के साथ कहा, सरदार साहब 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं जरा देवी दीन से बात कर लूँ। नायब ने मोटर जरा धीमी कर दी, लेकिन कुछ सोच कर उसे आगे बढ़ा दिया। रमा ने तेज होकर कहा, आप तो मुझे कैदी बनाए हुए हैं। नायब ने खिसियाकर कहा, आप तो जानते हैं डिप्टी साहब कितनी जल्द जामे से बाहर हो जाते हैं। बंगले पर पहुंचकर रमा सोचने लगा, जालपा से कैसे मिलूं? वहाँ जालपा ही थी, इसमें अब कोई सुबह नहीं। आँखों को कैसे धोखा हो सकता? हृदय में एक ज्वाला सी उठी। क्या करूं, कैसे जाऊं? उसे कपड़े उतारने की सूझ बना रही। 15 मिनट तक वह कमरे के द्वार खड़ा रहा, लेकिन कोई हिम्मत नहीं सूझी। लाचार पलंग पर लेटा रहा। जरा ही देर में फिर उठा, सामने सहन में निकल आया। सड़क पर उसी वक्त बिजली रोशन हो गई। फाटक पर चौकीदार खड़ा था। रमा को उस पर इस समय इतना क्रोध आया कि गोली मार दें। अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिली तो एक एक से समझूंगा, तुम्हें तो डिसमिस करके छोड़ूंगा। कैसा शैतान की तरह सिर पर सवार है। मुंह तो देखो, जराब मालूम होता। करी की दुम है। वाह रे आपकी पगड़ी, कोई टोकरी ढोने वाला कुली है। अभी कुत्ता भूख पड़े तो दुम दबाकर भागेंगे, मगर यहाँ ऐसे डटे खड़े हैं मानो किसी किले के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। एक चौकीदार ने आकर कहा, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, कुछ नए तबे मंगवाए हैं। रमा ने झल्लाकर कहा, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं। फिर सोचने लगा, जालपा यहाँ कैसे आई? अकेले ही आई है या और कोई साथ है? जालिम ने बुड्ढे से 1 मिनट बात भी नहीं करने दी। जालपा पूछेगी तो जरूर कि क्यों भागे थे। साफ साफ कह दूंगा, उस समय और कर ही क्या सकता था। पर इन थोड़े दिनों के कष्ट ने जीवन का प्रश्न तो हल कर दिया। अब आनंद से जिंदगी कटेगी। कोशिश करे कि उसी तरफ अपना तबादला करवा लूँगा। ये सोचते सोचते रमा को ख्याल आया कि जालपा भी मेरे साथ रहे, क्या हरज है।
बाहर वालों से मिलने की रोक टोक है। जालपा के लिए क्या रुकावट हो सकती है, लेकिन इस वक्त इस प्रश्न को छेड़ना उचित नहीं। कल इसे तय करूँगा। देवी दीन भी विचित्र जीव है। पहले तो कई बार आया, पर आज उसने भी सन्नाटा खींच लिया। कम से कम इतना तो हो सकता है कि आकर पहरे वाले कांस्टेबल से जालपा के आने की खबर मुझे देता। फिर मैं देखता कि कौन जालपा को नहीं आने देता। पहले इस तरह की कैद जरूरी थी, पर अब तो मेरी परीक्षा हो चुकी। शायद सब लोग खुशी से राजी हो जाएंगे। रसोइया थाली लाया। मांस एक ही तरह का था। रमा थाली देखते ही झल्ला गया। इन दिनों रुचिकर भोजन देखकर ही उसे भूख लगती थी। जब तक 4-5 प्रकार का मांस न हो, चटनी अचार न हो, उसे तृप्ति नहीं होती। बिगड़ पड़ बोला, क्या खाऊं, तुम्हारा सिर? थाली उठा ले जाओ। रसोइया ने डरते डरते कहा, हुजूर इतनी जल्द और चीज़ें कैसे बनाता? अभी को कुल 2 घंटे तो आए हुए हैं। 2 घंटे तुम्हारे लिए थोड़े होते हैं। अब हुजूर से क्या कहूँ, मत बको हुजूर, मत बको डैम। रसोइया ने फिर कुछ नहीं कहा। बोतल लाया, बर्फ तोड़कर गिलास में डाली, पीछे हटकर खड़ा हो गया। रमा को इतना क्रोध आ गया कि रसोइयों को नोच खाए। उसका मिजाज इन दिनों बहुत तेज हो गया था। शराब का दौर शुरू हुआ तो रमा का गुस्सा और भी तेज हो गया। लाल लाल आंखों से देखकर बोला, चाहूँ तो तुम्हारा कान पकड़कर निकाल दूँ अभी इसी दम। तुमने समझा क्या है? उसका क्रोध बढ़ता देखकर रसोइया चुपके से सरक गया। रमा ने गिलास लिया, 2-4 लुकमे खाकर बाहर सहन में टहलने लगा। यही धुन सवार थी, कैसे यहाँ से निकल जाऊँ। एकदम उसे ऐसा जान पड़ा कि तार के बाहर वृक्षों की आड़ में कोई है। हाँ, कोई खड़ा है, उसकी तरफ ताक रहा है, शायद इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। रमानाथ का दिल धड़कने लगा। कहीं षड्यंत्रकारियों ने उसके प्राण लेने की तो नहीं ठानी। ये शंका उसे सदैव बनी रहती थी। इसी ख्याल से वह रात को बंगले के बाहर बहुत कम निकलता था। आत्मरक्षा के भाव ने उसे अंदर चले जाने की प्रेरणा दी। उसी वक्त एक मोटर सड़क पर निकली। उसके प्रकाश में रमा ने देखा, वह अंधेरी छाया स्त्री है। उसकी साड़ी साफ नजर आती है। फिर उसे ऐसा मालूम हुआ वह स्त्री उसकी ओर आ रही है। फिर उसे शंका हुई, कोई मर्द ये वेश बदल कर मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा। मैं ज्यों ज्यों पीछे हटता गया, वह छाया उसकी ओर बढ़ती गई, यहाँ तक कि तार के पास आकर उसने कोई चीज़ रमा की तरफ फेंकी। रमा चीख मारकर पीछे हट गया, मगर वह केवल एक लिफाफा था। उसे कुछ तस्कीन हुई। फिर उसने जो सामने देखा तो वह छाया अंधकार में विलीन हो गई। रमा ने लपक कर वह लिफाफा उठा लिया। भय भी था, कौतूहल भी। भय कम था, कौतूहल अधिक। लिफाफे को हाथ में लेकर देखने लगा। सिरनामा देखते ही उसके हृदय में फुरहरियाँ सी उड़ने लगी। लिखावट जालपा की थी। उसने फौरन लिफाफा खोला। जालपा की ही लिखावट थी। उसने एक ही सांस में पत्र पढ़ डाला, तब एक लंबी सांस ली। उसी सांस के साथ चिंता का वह भीषण भार जिसने आज 6 महीने से उसकी आत्मा को दबाकर रखा था, सारी मनोव्यथा जो उसका जीवन रक्त चूस रही थी, सारी दुर्बलता, लज्जा, ग्लानि मानो उड़ गई, छूमंतर हो गई। इतनी स्फूर्ति, इतना गर्व, इतना आत्मविश्वास उसे कभी न हुआ। पहली सनक ये सवार हुई कि अभी चलकर दरोगा से कह दूं, मुझे इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं। लेकिन फिर ख्याल आया, बयान तो अब हो ही चुका है। जितना अपयश मिलना था मिल ही चुका, अब उसके फल से हाथ क्यों धोऊं। मगर इन सबों ने मुझे कैसा चकमा दिया, अभी तक मुगालते में डाले हैं। सबके सब मेरी दोस्ती का दम भरते हैं, मगर अभी तक असली बात मुझसे छिपाए हुए हैं। अब भी इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं। अभी इसी बात पर अपना बयान बदल दूं तो आटे दाल का भाव मालूम हो। यही न होगा, मुझे जगह नहीं मिलेगी। भला से इन लोगों के मंसूबे तो खाक में मिल जाएंगे। इस दगाबाजी की सज़ा तो मिल जाएगी, और यह न सही इतनी बड़ी बदनामी से तो बच जाऊंगा। ये सब शरारत जरूर करेंगे, लेकिन झूठा इल्ज़ाम लगाने के सिवा और क्या कर सकते हैं। जब मेरा यहाँ रहना साबित ही नहीं, तो मुझ पर दोष ही क्या लग सकता है। सबों के मुंह में कालिक लग जाएगी, मुंह तो दिखाया न जाएगा, मुकदमा क्या चलाएंगे। मगर नहीं, इन्होंने मुझसे चाल चली है तो मैं भी इनसे वही चाल चलूँगा। कह दूँगा, अगर कोई आज मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं शहादत दूँगा, वरना साफ कह दूँगा इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं। नहीं तो पीछे से किसी छोटे मोटे थाने में नायब दरोगा बनाकर भेज दें, मैं वहाँ सड़ा करूँ लूँगा इंस्पेक्टरी, और कल 10 बजे मेरे पास नियुक्ति का परवाना आ जाना चाहिए। वह चला। इसी वक्त दरोगा से कह दूं, लेकिन फिर रुक गया। एक बार जालपा से मिलने के लिए उसके प्राण तड़प रहे थे। उसके प्रति इतनी अनुराग, इतनी श्रद्धा उसे कभी न हुई, मानो वह कोई देवी शक्ति जिसे देवताओं ने
उसकी रक्षा के लिए भेजा। 10 बज गए थे। रमानाथ ने बिजली गुल कर दी। बरामदे में आकर जोर से किवाड़ बंद कर दिए, जिसमें पहरे वाले सिपाही को मालूम हो कि अंदर से किवाड़ बंद करके सो रहे हैं। वह अंदर बरामदे में 1 मिनट खड़ा रहा, तब आहिस्ता से उतरा और कांटेदार जयसिंह के पास जाकर सोचने लगा, उस पार कैसे जाऊं? शायद अभी जालपा बगीचे में हो। देवी दीन जरूर उसके साथ होगा। केवल यही तार उसकी राह रोके था। उसे लांग जाना असंभव था। उसने तारों के बीच से होकर निकल जाने का निश्चय किया। सब कपड़े समेट लिए। कांटों को बचाता हुआ सिर पर कंधों को तार के बीच में डाला, पर न जाने कैसे कपड़े फंस गए। उसने हाथ से कपड़ों को छुड़ाना चाहा तो आस्तीन कांटों में फंस गई। धोती भी उलझ गई। बेचारा बड़े संकट में पड़ा। न इस पार जा सकता न उस पार। जरा भी असावधानी हुई, कांटे उसकी देह में चुभ जाएंगी। मगर इस वक्त उसे कपड़ों की परवाह न थी। उसने गर्दन और आगे बढ़ाई। कपड़ों में लंबा चीरा लगाता उस पार निकल गया। सारे कपड़े तार तार हो गए। पीठ में भी कुछ खरोंचें लगी, पर इस समय कोई बंदूक निशाना बांध कर भी उसके सामने खड़ा हो जाता तो वह पीछे न हटता। फटे हुए कुर्ते को उसने वहीं फेंक दिया। गले की चादर फट जाने पर भी काम दे सकती थी। उसने उसे ओढ़ लिया, धोती समेट ली, बगीचे में घूमने लगा। सन्नाटा था। शायद रखवाला खटिक खाना खाने गया। उसने 2-3 बार धीरे धीरे जालपा का नाम लेकर पुकारा भी, किसी की आहट न मिली। निराश होने पर भी मोह ने उसका गला न छोड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर देखा, समझ गया जालपा चली गई। वह उन्हीं पैरों देवी दीन के घर की ओर चला। उसे जरा भी शौक न था, भला से किसी को मालूम हो जाए मैं बंगले से निकल आया हूँ। पुलिस मेरा कर ही क्या सकती? मैं कैदी नहीं हूँ, गुलामी नहीं लिखाई है। आधी रात हो गई थी। देवी दीन भी आधा घंटा पहले लौटा था और खाना खाने जा रहा था। एक नंगे धड़ंगे आदमी को देखकर चौंक पड़ा। रमा ने चादर सिर पर बांध ली और देवी दीन को डराना चाहता था। देवी दीन ने सशंक होकर कहा, कौन है? सहसा पहचान गया और झपट कर उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, तुमने तो भैया खूब भेष बनाया है। कपड़े क्या हुए? रामनाथ तार से निकल रहा था। सब उसके कांटों में उलझकर फट गए। देवी दीन, राम राम। देह में तो कांटे नहीं चुभे। रमानाथ, कुछ नहीं, 1-2 खरोंच लग गई। मैं बहुत बचाकर निकला। देवी दीन, बहू की चिट्ठी मिल गई ना? रमनाथ, हाँ, उसी वक्त मिल गई थी। क्या वह भी तुम्हारे साथ थी? देवी दीन, वह मेरे साथ नहीं थी, मैं उनके साथ था। जब से तुम्हें मोटर पर आते देखा तभी से जाने लगाए हुए थी। रमानाथ, तुमने कोई खत लिखा था? देवी दीन, मैंने कोई खत पत्र नहीं लिखा भैया। जब ये आई तो मुझे आप ही अचंभा हुआ। बिना जाने बूझे कैसे आ गई? पीछे से इन्होंने बताया कि वह शतरंज वाला नक्शा उसी ने पराग से भेजा था और इनाम भी वहीं से आया था। रमा की आंखें फैल गईं। जालपा की चतुराई ने उसे विस्मय में डाल दिया। इसके साथ ही पराजय के भाव से उसे कुछ खिके कर दिया। यहाँ भी उसकी हार हुई, इस तरह बुरी तरह। बुढ़िया ऊपर गई हुई थी। देवी दीन ने जीने के पास आकर कहा, अरे क्या करती हो? बहू से कह दे, एक आदमी उससे मिलने आया है। ये कहकर देवी दीन ने फिर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो अब सरकार में तुम्हारी पेशी होगी। बहुत भागे थे, बिना वारंट के पकड़े गए। इतनी आसानी से पुलिस भी ना पकड़ सकती। रमा का मनोल्लास द्रवित हो गया, लज्जा से गड़ा जाता था। जालपा के प्रश्नों का उसके पास क्या जवाब था? किस भय से भागा था? उसके अंत में उसका पीछा करके उसे परास्त ही कर दिया। वह जालपा के सामने सीधी आंखें भी तो न कर सकता था। उसने हाथ छुड़ा लिया और जीने के पास छिटक कर गया। देवी दीन ने पूछा, क्यों रुक गए? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, चलो मैं आता हूँ। बुढ़िया ने ऊपर से ही कहा, पूछो कौन आदमी है, कहाँ से आया? देवी दीन ने विनोद किया, कहता है मैं जो कुछ कहूँगा बहू से ही कहूँगा। कोई चिट्ठी लाया है? नहीं। सन्नाटा हो गया। देवी दीन ने एक क्षण के बाद पूछा, कह दूँ लौट जाए? जालपा जीने पर आकर बोली, कौन आदमी है? पूछती तो हूँ। कहता है बड़ी दूर से आया हूँ। है कहाँ? ये क्या खड़ा है? अच्छा बुला लो। रमा चादर ओढ़े, कुछ झिझकता हुआ, कुछ झेपता हुआ, कुछ डरता हुआ जीने पर चढ़ा। जालपा ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। देवी दीन वहाँ न होता तो वह 2 कदम और आगे बढ़ी होती। उसकी आंखों में इतना नशा न था, अंगों में कभी इतना नशा न था, अंगों में कभी इतनी चपलता न थी।
कपोल कभी इतने दमके न थे, हृदय में कभी इतना मृदु कंपन न हुआ था। आज उसकी तपस्या सफल हुई। वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों के पड़ाव की रात है, जो बातों में कट जाती है। रमा और जालपा दोनों ही को अपनी 6 महीने की कथा कहनी थी। रमा ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बढ़ा चढ़ा कर बयान किया। जालपा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक न आने दी। वह डरती थी उन्हें दुख होगा, लेकिन रमा को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था। वह क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, ये सारी गाथा उसकी करोड़ों शब्दों में सही जालपा ने सिसक सिसक कर सुनी। वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक सभी बातों से उसे परास्त होना पड़ा था। जो बात उसे असूझ मालूम हुई, उसे जालपा ने चुटकियों में पूरा कर दिखाया। शतरंज वाली बात को खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन वहाँ पे जालपा ने नीचा दिखाया। फिर उसकी कीर्ति लालसा को इसके सिवा और क्या उपाय था कि अपने कष्टों की राई को पर्वत बनाकर दिखाए। जालपा ने सिसक कर कहा, तुमने ये सारी आफतें झेली पर हमें एक पत्र तक न लिखा। क्यों लिखते, हमसे नाता ही क्या था। मुझे देखे की प्रीत थी, आँख ओट पहाड़ ओट। रमा ने हसरत से कहा, ये बात नहीं जालपा, दिल भर जो गुजरती है वह दिल ही जानता है, लेकिन लिखने का मुँह भी तो हो। जब मुँह छिपाकर घर से भागा, अपनी विपत्ति कथा क्या लिखने बैठता। मैंने तो सोच लिया था जब तक खूब रुपए न कमा लूँगा एक शब्द भी न लिखूँगा। जालपा ने आंसू भरी आंखों में व्यंग भरकर कहा, ठीक ही था। रुपए आदमी से ज़्यादा प्यारे होते हैं। हम तो रुपए के आ रहे, तुम चाहे चोरी करो, डाका डालो, जाली नोट बनाओ, झूठी गवाही दो, भीख मांगो, किसी उपाय से रुपए लाओ। तुमने हमारे स्वभाव को कितना ठीक समझा है। वाह गोसाई जी भी तो कह गए हैं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। रमा ने झेपते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, ये बात न थी। मैं यही सोचता हूँ कि इन फटे हालों जाऊँगा कैसे। सच कहता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा डर तुम्ही से लगता है। सोचता था तुम मुझे कितना कपटी, झूठा, कायर समझ रही होगी। शायद मेरे मन में ये भाव था कि रुपए की थैली देखकर तुम्हारा हृदय कुछ तो नर्म होगा। जालपा ने व्यथित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया तुम मुझे कितनी नीच, कितनी स्वार्थनी, कितनी लोभिन समझते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज ये दिन क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपए का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपए रोज खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहनने की नीयत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामान कर रही है। अगर तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी उसमें फिर न जलूंगी। इन महीनों में मैंने उन पापों का सब प्रायश्चित कर लिया। शेष जीवन के अंत समय तक निर्वाह करूंगी। यह मैं नहीं कहती कि भोग विलास से मेरा जी भर गया या गहने कपड़ों से मैं ऊब गई, पर सैर तमाशे से मुझे घृणा हो गई। ये सब अभिलाषाएं ज्यों की त्यों हैं। अगर तुम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने सदी उद्योग से उन्हें पूरा कर सको तो क्या कहना, लेकिन नीयत खोटी करके, आत्मा को कलुषित करके 1 लाख भी कमाओ तो मैं उसे ठुकरा दूंगी। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस के गवाह बन गए, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसी वक्त दादा को साथ लेकर तुम्हारे बंगले तक गई, मगर उसी दिन तुम बाहर चले गए थे और आज लौटे हो। इतने आदमियों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो, मैंने पुलिस के चकमे में आकर गवाही दी थी, मेरी इस मामले से कोई संबंध नहीं। रमा ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला तभी से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूँ। एक बात कहकर मुकर जाने का साहस मुझ में नहीं है। बयान तो बदलना ही पड़ेगा। आखिर कैसे, मुश्किल क्या है। जब तुम्हें मालूम हो गया कि म्यूनिसपैलिटी में तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती, तो फिर किस बात का डर। डर न हो, झेप भी तो कोई चीज़ होती है। जिस मुँह से एक बात कही उसी मुँह से मुकर जाऊँ, ये तो मुझसे ना होगा। फिर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, आराम से ज़िंदगी बसर होगी। मुझ में गली गली ठोकर खाने का बूता नहीं है। जालपा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सोच रही थी आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रमा ने फिर धृष्टता से कहा, और कुछ, मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता। मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा आदमी खड़ा कर देगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह नहीं बच सकती। हाँ, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, कैसी बेशर्मी की बातें करते हो। क्या तुम इतने गए बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो। मैं नहीं इसे सह सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखों मर जाना मंजूर है,
बड़ी से बड़ी विपत्ति जो संसार में है मैं सब सिर पर ले सकती हूँ, लेकिन किसी का बुरा करके स्वर्ग का राज्य नहीं ले सकती। रमा इस आदर्श बात से चिढ़कर बोला, तो क्या तुम चाहती हो मैं यहाँ कुलीगिरी करूँ? जालपा, नहीं ये मैं नहीं चाहती, लेकिन अगर कुलीगिरी भी करनी पड़े तो वह खून से तर रोटियाँ खाने से कहीं बढ़कर है। रमा ने शांत भाव से कहा, जालपा तुम मुझे इतना नीच समझ रही हो, मैं इतना नीच नहीं हूँ। बुरी बात सभी को बुरी लगती है, इसका दुख मुझे भी है। मेरे हाथों कितने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे लाचार कर दिया। मुझमें अब ठोकर खाने की शक्ति नहीं, न मैं पुलिस से रार मोल सकता हूँ। दुनिया में सभी थोड़े ही आदर्श पर चलते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहती हो जहाँ पहुँचने की शक्ति मुझमें नहीं? जालपा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, जिस आदमी को हत्या करने की शक्ति हो उसमें हत्या न करने की शक्ति न होना अचंभे की बात है। जिसमें दौड़ने की शक्ति हो उसमें खड़े रहने की शक्ति ना हो, इसे कौन मानेगा? जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति आप ही आ जाती है। तुम ये निश्चय कर लो कि तुम्हें बयान बदलना है, बस बातें आप ही हो जाएंगी। रमा सिर झुकाए सुनता रहा। जालपा और आवेश में आकर बोली, अगर तुम्हें ये पाप की खेती करनी है तो मुझे आज ही यहाँ से विदा कर दो। मैं मुंह में कालिक लगाकर यहाँ से चली जाऊँगी, फिर तुम्हें दिख करने कभी नहीं आऊँगी। तुम आनंद से रहना, मैं अपना पेट मेहनत मजदूरी करके भर लूँगी। अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ, इसलिए दुर्बलता हमारे पीछे पड़ी है। मैं देख रही हूँ ये हमारा सर्वनाश करके छोड़ेगी। रमा के दिल पर कुछ चोट लगी, सिर खुजलाकर बोला, चाहता तो मैं भी हूँ किसी तरह इस मुसीबत से जान बचे, तो बचाते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कहते शर्म आती है तो मैं चलूँ, यही अच्छा होगा, मैं भी चलूँगी। और तुम्हारे सुपरडेंट को साहब से सारा वृतांत साफ साफ कह दूंगी। रमा का सारा पसोपेश गायब हो गया। अपनी इतनी दुर्गति वह ना कराना चाहता था। उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। बोला, तुम्हारे चलने की जरूरत नहीं जालपा, मैं इन लोगों को समझा दूंगा। जालपा ने जोर देकर कहा, साफ बताओ, अपना बयान बदलोगे या नहीं? रमा ने मानो कोने में दबकर कहा, कहता तो हूँ बदल लूँगा, मेरे कहने से या अपने दिल से? तुम्हारे कहने से नहीं, अपने दिल से। मुझे खुद ही ऐसी बातों से घृणा है। सिर्फ जरा हिचक थी, वह तुमने निकाल दी। फिर और बातें होने लगी। कैसे पता चला कि रमा ने रुपए उड़ा दिए? रुपए अदा कैसे हो गए? कैसे पता चला कि रमा ने रुपए उड़ा दिए? रुपए अदा कैसे हो गए? लोगों को गबन की खबर हुई या घर में ही दबकर रह गए? रतन पर क्या गुजरी? गोपी क्यों इतनी जल्दी चला गया? दोनों कुछ पढ़ रहे उसी तरह के आवारा फिरते हैं। आखिर में अम्मा और दादा का जिक्र आया। फिर जीवन के मंसूबे बांधे जाने लगे। जालपा ने कहा, घर चलकर रतन से थोड़ी सी जमीन ले ले और आनंद से खेती बाड़ी करें। रामा ने कहा, कहीं उससे अच्छा है कि यहाँ चाय की दुकान खोले। इस पर दोनों में मुबाहसा हुआ। आखिर रमा को हार माननी पड़ी। यहाँ रहकर वह घर की देखभाल न कर सकता था, भाइयों को शिक्षा न दे सकता था, न माता पिता की सेवा सत्कार कर सकता था। आखिर घर वालों के प्रति भी तो उसका कुछ कर्तव्य है। रमा निरुत्तर हो गया। तो ये था आज का कथानक। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार है। जय माँ भारती। सुनने के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार।